दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूँ पॉलिटी के क्लासेस को लेकर। दोस्तों मेरी क्लासेस पॉलिटी की लगातार चल रही है और जल्दी ही मैं ज्योग्राफी की भी क्लासेस को कंटिन्यू करने वाला हूँ। दोस्तों हमारी जो पॉलिटी की पिछली क्लास थी, भारतीय संविधान से रिलेटेड जो पिछली क्लास थी, वो यह था कि शासन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया था गणतंत्र किसे कहते हैं, राजतंत्र किसे कहते हैं। हमने बताया था कि लोकतंत्र क्या होता है, हमने बताया था कि हिटलरवादी तंत्र क्या होती है। आज दोस्तों हम आपको सरकार के उस तरह के स्ट्रक्चर को बताएंगे जहां कहीं आप भी किसी ऐसे देश को देख पा रहे होंगे जहां केवल और केवल केंद्र के रूप में सरकारों का संचालन होता है, केंद्रीय सरकार का संचालन होता है, और कहीं कहीं केवल केंद्रीय सरकार के बजाय केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का संचालन होता है। तो दोस्तों इस परिप्रेक्ष्य में आज हमारी क्लास इंपॉर्टेंट इस विषय को लेकर है कि कौन ऐसा देश है जहां संघीय सरकार काम कर रही है और कौन ऐसा देश है जहां मुख्यतः राज्य सरकार के रूप वहां जो एकल सरकार काम कर रही है। दोस्तों संघीय सरकार को हम सामान्य तौर पर फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं और केंद्रीय सरकार को सामान्य तौर पर यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। हम दो भागों में इसको बांट रखे हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं कि पहले वाले भाग को हम संघीय सरकार कहते हैं और दूसरे वाले को हम एकात्मक सरकार कहते हैं। आप देख सकते हैं संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार। दोस्तों मैं बता दूं कि संघात्मक और एकात्मक सरकार, पहले तो इसके बेसिक डिफिनेशन को जान लीजिए। बेसिक डिफिनेशन कहता है कि संघीय सरकार वो सरकार होती है जहां पर केंद्र भी होती है और क्षेत्रीय सरकार के रूप में राज्यों की सरकारों का गठन होता है। जैसे भारत एक संघात्मक देश ही कहा जाता है, लेकिन भारत के साथ कुछ अलग परिवेश है, भारत के साथ कुछ अलग डिफिनेशन है। मैं इसको लास्ट में बताऊंगा, क्लास के एकदम लास्ट में बताऊंगा कि भारत के साथ क्या है। भारत क्या संघीय देश में आता है कि भारत एकात्मक देश में आता है। इसके पहले बस ये जान लीजिए कि संघात्मक सरकार वो सरकारें होती हैं जहां केंद्र की सरकार भी होती है और क्षेत्रीय सरकार के तौर पर राज्य सरकार भी होती है। दोस्तों मैं बता दूं कि आपको, अगर हम एकात्मक सरकार की बात करें तो एकात्मक सरकार वाले देश वो होते हैं जहां केवल और केवल केंद्र की सरकार होती है और सारी शक्तियों का संचालन सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार करती है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी इसी पर डिपेंडेबल है कि दुनिया में कोई देश ऐसा भी है जहां केवल और केवल केंद्र की सरकार काम करती है, या फिर कोई देश ऐसा भी है जहां भारत जैसे लगभग केंद्रीय सरकार अलग है और प्रांतीय सरकार अलग है। लेकिन इससे पहले कि हम दोनों के बेसिक स्ट्रक्चर को बता दूं, ताकि आपके सामने कभी फेडरल गवर्नमेंट की बात आ जाए तो आप समझ सकें कि किस प्रकार की गवर्नमेंट यहां काम कर रही होगी, यह किस प्रकार का देश है और यहां की सरकारें किस प्रकार से संचालित हो रही होंगी। दोस्तों कहीं ना कहीं आज हम दोनों को तुलनात्मक रूप से बताने का प्रयास करेंगे कि दोनों में किस प्रकार की सरकारों का संचालन होता है और दोनों में से कौन सी सरकार बेहतर सरकार है। मैं इस पर भी आपको एक रिपोर्ट के तौर पर उन बातों का उल्लेख करूंगा जिसमें आपको यह स्पष्ट होने लगेगी कि कौन सी देशों के लिए किस प्रकार की सरकार सफल सरकार मानी जाएगी। तो दोस्तों हम पहले संघीय सरकार के रूप में देखते हैं कि संघीय सरकार का जो पहला कह रहा है वो ये कह रहा है कि संघीय सरकार में दोहरी सरकार होती है। दोहरी सरकार में केंद्रीय सरकार भी होती है और क्षेत्रीय सरकार भी होती है। अर्थात जिस भी देश में संघीय सरकार का संचालन होता है
दोस्तों वहां केंद्र की भी सरकार होती है और वहां राज्य की भी सरकार होती है। जैसे भारत में केंद्रीय सरकार के रूप में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार काम करती है, और क्षेत्रीय सरकारों के तौर पर भारत में सभी 28 राज्यों के सरकारें, जहां मुख्यमंत्री और राज्यपाल के रूप में नेतृत्व हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा देश भी संघीय सरकार के ढांचे में विभाजित देश है। लेकिन क्या हम कंप्लीटली संघात्मक हैं या हम एकात्मक के जैसा हैं? लेकिन ये डिफरेंसेस जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि एकात्मक सरकार में क्या होती है। दोस्तों जहां एकल सरकार होती है, सिर्फ और सिर्फ एक सरकार काम करती है, उसे हम एकात्मक सरकार कहते हैं। और वहां केंद्र जो है, जहां वहां केंद्र काम करता है, जहां राज्य नहीं होती है, फिर भी केंद्र चाहे तो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है, अर्थात क्षेत्रीय सरकारों का गठन कर सकती है। यह केंद्र के ऊपर डिपेंड है कि क्षेत्रीय सरकार का गठन करती है कि नहीं करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चीन दोस्तों एकात्मक देश है। चीन में एक ही शक्ति काम करती है, केंद्रीय शक्ति काम करती है। हालांकि आप जानते होंगे चीन में लोकतंत्र नहीं है, बंदूक के दम पर शासन होता है, जहां लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। तो फिर वहां कुछ भी संभव है। उसी में से एक यह भी संभव है कि वहां की जो केंद्र की सरकार है वो राज्यों की सरकारों का गठन तो किया है, लेकिन राज्य की सरकारों की उतनी ही शक्ति है जितनी वहां की केंद्र चाहती है, या जितनी शक्तियां देती हैं सिर्फ उसी शक्तियों में राज्यों का संचालन करना होता है। मतलब पूरी शक्तियां केंद्र के हाथ में निहित है। चीन ऐसा तानाशाही देश है जहां शक्तियों का ठीक से न विभाजन होने के नाते सारी शक्तियां केंद्रीय सरकारों में निहित कर दी गई है या केंद्रीय सरकार में निहित है। दोस्तों इसमें हम दूसरा देखते हैं, क्या कह रहा है कि जहां संघीय सरकार होती है वहां लिखित संविधान होना अनिवार्य है। अब दोस्तों जहां संघीय सरकार होती है का मतलब वहां केंद्र की सरकार भी होगी और राज्य की सरकार भी होगी, और दोनों का स्पष्ट रूप से सरकारों का संचालन होगा। दोस्तों अगर वहां संविधान काम नहीं करेगी, लिखित रूप से संविधान नहीं रहेगी, तो वहां कौन सी शक्ति का उपयोग राज्य करे और किस प्रकार की शक्ति का उपयोग केंद्र करे, इन दोनों के बीच में टकराहट हो जाएगी, शक्तियों का छीना छिपटी हो जाएगी, और ऐसी परिवेश में सत्ता या सरकारों का संचालन होना असंभव हो जाएगा। देश जो है कि एक तरह से ऐसी स्थिति पहुंच जाएगा जहां केवल और केवल अराजकता देखी जाती हो, जहां शांति और एकता की कोई जगह नहीं होगी। इसलिए वहां संविधान का होना जरूरी है। जैसे भारत में एक लिखित संविधान है, अमेरिका में एक लिखित संविधान है, ठीक उसी प्रकार से संघीय सरकारों में या संघीय सरकारों वाले देशों में लिखित संविधान का होना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों एकात्मक में क्या कहता है? एकात्मक कहता है लिखित संविधान हो सकता है या फिर अलिखित संविधान भी हो सकता है। जैसे लिखित संविधान के तौर पर फ्रांस एकात्मक वाला देश होने के बावजूद भी फ्रांस में लिखित संविधान है, लेकिन एकात्मक देश होने के बावजूद ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं बल्कि अलिखित संविधान है। इसलिए एकात्मक सरकारों वाले देशों में संविधान लिखित भी हो सकती है और संविधान अलिखित भी हो सकती है। दोस्तों तीसरा क्या कहता है? केंद्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य, अर्थात यहां तो संघात्मक में केंद्र और राज्य की सरकारें होती ही हैं, इन दोनों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन रहता है। जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं कि अगर शक्तियों का स्पष्ट विभाजन न हो तो तमाम तरह की शक्तियों को लेकर केंद्र कहेगा मेरी शक्ति है, राज्य कहेगा मेरी शक्ति है, और इसी को लेकर विवाद बने रहेंगे और कहीं ना कहीं शासन का संचालन करना असंभव हो जाएगा। इसलिए संविधान में स्पष्टता लिख दी जाती है कि राज्य सरकारों के लिए शक्तियां होंगी, केंद्र सरकार के लिए शक्तियां होंगी, दोनों लोग अपने शक्तियों का उपयोग करेंगे, टकराहट की संभावना बहुत ही कम रहेगी या नहीं के बराबर रहेगी। दोस्तों इसमें क्या कहता है? तीसरा, शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। इसमें शक्तियों का विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? समझ लीजिए
कि शक्तियों का विभाजन इसलिए नहीं होता है क्योंकि राज्य को कोई शक्ति होती नहीं है। पहले तो राज्य नहीं होती है, अगर राज्य किसी तरह से केंद्र गठित कर दे तो उसे शक्तियां क्या देगा इसकी स्पष्टता नहीं होती है। यह पूरी तरह से निर्भर होती है केंद्र शक्तियां राज्यों को देता है कि नहीं देता है, कम देता है या ज्यादा देता है। तो दोस्तों यह कह रहा है शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, समस्त शक्तियां केंद्र के हाथों में निहित होती है। अर्थात उसके बावजूद भी अगर राज्यों का गठन हो भी जाए तो समस्त शक्तियां केंद्र के हाथ में रहती हैं। चाहे तो शक्तियां केंद्र राज्यों को दे या फिर न दे, ये पूरी तरह से केंद्र पर डिपेंड करती है। दोस्तों आगे क्या कहता है, चौथा इसमें देख लेते हैं, संविधान सर्वोच्च होता है। क्या बात है, संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं। संघात्मक देश में संविधान का सर्वोच्च होना आवश्यक है, अनिवार्य है और जरूरी है। दोस्तों संविधान के बिना और उसकी सर्वोच्चता के बिना संघीय सरकारों का संचालन असंभव है। इसलिए संघीय सरकारों में संविधान की सर्वोच्चता अनिवार्य बनाई गई है। जैसे कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च क्या है, तो भारत में सर्वोच्च संविधान है भारत में। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अक्सर आप फंस जाते हैं कि संविधान में संप्रभुता किसके हाथ में निहित है या देश में संप्रभुता किसके हाथ में निहित है। तो दोस्तों आपका आंसर संविधान भी हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी हो सकता है, लेकिन यह आंसर सही नहीं है। दोस्तों जब संप्रभुता की बात आती है तो संप्रभुता हमारे देश की जनता में निहित होती है। लेकिन यही अगर ब्रिटेन में पूछ दिया जाए कि ब्रिटेन में संप्रभुता किसके हाथ में है, तो ब्रिटेन में संप्रभुता वहां के राजा के हाथ में है, वहां के क्राउन के हाथ में है। इसलिए ब्रिटेन से अलग हमारे देश के लोगों के पास अतिरिक्त और अथाह शक्ति है, जो संप्रभुता के बल पर देश की व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए भारत की जनता भारत की स्वामी है, भारत की सरकारों का स्वामी है, भारत की सरकारों का भाग्य विधाता है, क्योंकि सारी शक्तियों का संचालन जनता के हाथ से होती है। भारत की संप्रभुता जनता में निहित है। दोस्तों तो संविधान सर्वोच्च होता है। अब देखते हैं संविधान एकात्मक सरकार में संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे दोस्तों संविधान एकात्मक देश में जापान एक देश है जो एकात्मक होने के बावजूद भी वहां संविधान सर्वोच्च है। दोस्तों जापान का एग्जाम्पल शायद बहुत अच्छा ना हो सके और स्पष्ट ना हो सके, लेकिन मैं फ्रांस की बात बता दे रहा हूं। फ्रांस की संविधान जो है सर्वोच्च है, लेकिन ब्रिटेन की संविधान सर्वोच्च नहीं है। अर्थात संविधान की सर्वोच्चता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दोस्तों ब्रिटेन में सर्वोच्च क्या है, तो ब्रिटेन में सर्वोच्च वहां के शाही परिवार है, वहां के राजा हैं, वहां के क्राउन है, वहां का सम्राट है, वहां सर्वोच्च है। लेकिन फ्रांस एक एकात्मक देश है जहां वहां का संविधान सर्वोच्च है। तो एकात्मक देश में सर्वोच्च संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट और पांचवा देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है पांचवा, कठोर संविधान होना आवश्यक है। दोस्तों कठोर संविधान होना आवश्यक है। आप सोचिए कि संविधान कठोर ना हो तो संविधान को कोई भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेगा, कोई परिवर्तन कर लेगा, कोई भी अपने हिसाब से संविधान को शिफ्ट कर देगा। तो इस नाते राज्यों में और केंद्र में हमेशा टकराहट बनी रह सकती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हम संविधान को कठोर होते हुए देख पा रहे हैं। न केंद्र इसमें छेड़छाड़ कर सके, न राज्य इसमें छेड़छाड़ कर सके, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता तभी बनी रह सकती है जब संविधान को बदलने की संभावनाएं कम हो और संविधान के अनुरूप चलने वाली व्यवस्थाओं को संविधान चला सके। यह स्थिति बनी रहे तो कोई देश संघात्मक रूप से ठीक ढंग से संचालित हो सकता है या संघात्मक रूप से कोई देश आगे बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं कठोर संविधान होना आवश्यक है।
दोस्तों अगर मैं बात करूं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किस देश का संविधान कठोर है ये पूछेंगे तो कनाडा का संविधान कठोर है, अमेरिका का संविधान कठोर है, दोस्तों कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का संविधान कठोर है, दुनिया के बहुत सारे देशों का संविधान कठोर है। भारत का भी संविधान कठोर ज्यादा है, लचीला कम है, लेकिन फिर भी भारत के संविधान को अमेरिका के संविधान से अलग मानकर देखेंगे, क्योंकि अमेरिका का संविधान जहां कंप्लीटली कठोर संविधान माना जाता है, वहीं भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों माना जाता है। दोनों का समावेश है भारत के संविधान में, इसलिए न भारत का संविधान ज्यादा कठोर है न भारत का संविधान ज्यादा लचीला है। दोस्तों तो कठोर संविधान अगर इसमें हो सकता है तो इसमें क्या बात हो सकती है, संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी। संविधान कठोर भी हो सकता है और लचीला भी। दोस्तों संविधान कठोर किस देश का है, अब यह देखना है कि संविधान कठोर किस देश का है। दोस्तों कठोर संविधान है फ्रांस का, और नहीं भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है। तो दोस्तों लचीला संविधान है ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है और अलिखित संविधान को संशोधित करना आसान है। अलिखित संविधान परंपराओं, रीति रिवाजों, घटनाओं, दुर्घटनाओं या समय के डिमांड को देखते हुए उसका निर्माण हुआ है, तो समय के साथ ही वो बदल सकता है या बदल जाता है, इसलिए उसको सामान्य तौर पर लचीला संविधान कहते हैं। तो एकात्मक सरकार में फ्रांस की सरकार का जो संविधान है वो कठोर है और ब्रिटेन की सरकार का संविधान जो है लचीला है, इसलिए एकात्मक सरकारों में संविधान कठोर भी हो सकता है और संविधान लचीला भी हो सकता है। नेक्स्ट और छठवां क्या कहता है दोस्तों, न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका सर्वोच्च है, ये बड़ी बात है। अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। अमेरिका में न्यायपालिका को बहुत अहम दर्जा प्राप्त है। कनाडा में भी है, ब्राजील में भी है, जर्मनी में भी है। ऐसे देशों में वहां कठोर जो है कि न्यायपालिका को सर्वोच्च रखा गया है। भारत में भी न्यायपालिका सर्वोच्च है, लेकिन सबसे सर्वोच्च तो हमारा संविधान है। यहां का भी संविधान है, लेकिन न्यायपालिका सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि राज्य और केंद्र के बीच के विवादों को निपटाने के लिए न्यायपालिका ही सामने आती है। और जब न्यायपालिका को सर्वोच्च नहीं बनाया जाएगा तो न केंद्र उसकी बात को सुनेगा न राज्य उसकी बात को मानेगा। जरा सोचिए कि अपने ही देश में दोस्तों सरकारों से ऊपर अगर न्यायपालिका नहीं होता, न्यायपालिका को सरकारों से ऊपर नहीं माना जाता, तो क्या न्यायपालिका की बात को सरकारें सुन पाती? न्यायपालिका अपनी बात मनवा पाती सरकारों से? नहीं। आपका जवाब भी होगा नहीं। इसलिए सरकारों को न्यायपालिका की बात अनिवार्य रूप से माननी है और उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं करना है, इसलिए न्यायपालिका को सर्वोच्च रखना होगा। और संघात्मक सरकारों में न्यायपालिका का सर्वोच्च होना आवश्यक है, यह भी इसमें बात रखी जाती है। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं कि एकात्मक में क्या है। एकात्मक में कह रहा है न्यायपालिका सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोस्तों इसमें कह रहा है न्यायपालिका सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसमें देखते हैं कि न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं हो सकता है तो फिर क्या हो सकता है। दोस्तों न्यायपालिका का इसलिए सर्वोच्च होना आवश्यक नहीं है क्योंकि वहां जहां एकात्मक सरकार होती है वहां सभी शक्तियों के ऊपर एक शक्ति होती है जिसे हम केंद्रीय शक्ति कहते हैं। और अगर न्यायपालिका सर्वोच्चता की बात है तो फ्रांस का फिर से मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फ्रांस में तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, लेकिन ब्रिटेन में न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के न्यायपालिका के आदेशों को चुनौती जो है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में दी जा सकती है, ब्रिटेन के लॉर्ड सभा में दी जा सकती है। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां न्यायपालिका के आदेशों का उल्लंघन संसद या पार्लियामेंट द्वारा किया जा सकता है, या फिर न्यायपालिका के विरुद्ध भी वहां के पार्लियामेंट का जो द्वितीय सदन है, लॉर्ड सभा है, वहां पे जाया जा सकता है। इसलिए लॉर्ड सभा बहुत मजबूत सदन कहलाता है और द्वितीय सभा के तौर पर एक महत्वपूर्ण सदन है लॉर्ड सभा। और लॉर्ड सभा की शक्तियां तथा वहां की कॉमन सभा की शक्तियों को मिलाकर जो वहां की संसदीय शक्तियां हैं, ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे
मजबूत संसद ब्रिटेन की संसद है। दुनिया में किसी संसद को सबसे अधिक शक्ति है तो वो ब्रिटेन की संसद को है। ब्रिटेन की संसद के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि एक लड़का को लड़की और लड़की को लड़का बनाने के सिवाय ब्रिटेन की संसद सब कुछ कर सकती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हम यह देख पा रहे हैं कि न्यायपालिका एकात्मक सरकार में सर्वोच्च भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। और सातवां तथा अंतिम क्या कहता है दोस्तों, विधायिका द्विसदनी होती है। द्विसदनी मतलब प्रथम सदन और द्वितीय सदन, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। जितने भी संघात्मक देश हैं वहां पे दोस्तों विधायिका दो सदनों वाली होती है, अर्थात वहां की पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं। जैसे भारत में दो सदन हैं वैसे सभी संघात्मक सरकारों वाले देशों में भी दो सदन होते हैं। लेकिन क्या एकात्मक सरकारों में ऐसा है? तो आप पाते हैं कि कहीं है तो कहीं नहीं है। जैसे विधायिका द्विसदनी होती है, इसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर ब्रिटेन की विधायिका द्विसदनी है, राज्यसभा कॉमन सभा वहां दो सदन है। लेकिन एक सदनी भी हो सकती है, जैसे चाइना की जो पार्लियामेंट है या चाइना की जो विधायिका है वो एक सदनीय विधायिका है। वहां के संसद के दो सदन नहीं हैं, अर्थात एक ही संसद के एक ही सदन है, इसलिए विधायिका एक सदनी भी हो सकती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, काफी बड़ा डिफरेंसेस है। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा देश दुनिया में मुख्य रूप से संघात्मक है और कौन सा देश एकात्मक है। तो इस संदर्भ में हम अगर संघात्मक देशों की बात करेंगे दोस्तों, तो हम देख पा रहे हैं कि अमेरिका संघात्मक देश है, कनाडा संघात्मक देश है, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक देश है, ब्राजील है संघात्मक देश और स्विट्जरलैंड संघात्मक देश है। दोस्तों सामान्य तौर पर लोग ये कहते हैं कि बड़े बड़े देश संघात्मक होते हैं, ये सामान्य तौर पर कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। न बड़े से मतलब है इसका, न छोटे से मतलब है। सिर्फ ये सिर्फ एक व्यवस्था के अनुसार एक ऐसे ढांचा को स्वीकार किया जाता है। यदि कोई देश संघात्मक ढांचे को स्वीकार करता है तो उस देश में केंद्र का होना भी आवश्यक है और उस देश में राज्य का भी होना आवश्यक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर स्विट्जरलैंड एक काफी छोटा देश है, यूरोप का बहुत छोटा देश है, फिर भी वहां फेडरल गवर्नमेंट है, वहां संघात्मक सरकार है। तो इस तरह से तो भ्रम खत्म हो गए कि कहीं ना कहीं बड़े देश तो अमेरिका है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील तो है, लेकिन स्विट्जरलैंड तो बड़ा देश नहीं है, तो फिर वहां क्यों संघात्मक सरकार है? इसलिए आप कह सकते हैं बड़ा देश होना और छोटा देश होना संघात्मक और एकात्मकता का उदाहरण नहीं है, बल्कि छोटा और बड़ा होने के बजाय कौन सा देश जो केंद्र और राज्य को स्वीकार किया हुआ है वह संघात्मक हो जाएगा, जो केवल केंद्र की शक्तियों पर निर्भर है और सारी शक्तियां केंद्र में है वो एकात्मक हो जाएगा। जैसे एकात्मक वाले देशों का उदाहरण लें तो देख पा रहे हैं ब्रिटेन एकात्मक देश है, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, इतने सारे देश। दोस्तों इसमें एक एग्जांपल देखिए, चाइना बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, भारत से भी भारत से 4 गुना बड़ा देश है। दोस्तों भारत से बड़ा देश चाइना है और चाइना में एकात्मक सरकारें हैं। तो कहीं ना कहीं यहां भी भ्रम खत्म हो गया कि बड़ा होने का मतलब संघात्मक नहीं होता है, संघात्मक होने का मतलब संघात्मक होता है। चाइना बहुत बड़ा देश होने के बावजूद भी एकात्मक राष्ट्र है, स्विट्जरलैंड बहुत छोटा देश होने के बाद भी संघात्मक देश है। तो कहीं ना कहीं हम बड़े छोटे से अलग होकर यह सोचें कि किस देश में दोहरी सरकार है और किस देश में एकहरी सरकार है। अब देखते हैं कि इसमें भारत का भी उल्लेख मैं नहीं किया हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर दुनिया भर के देशों को बता दिए, पढ़ा दिए और भारत के बारे में तो अभी कुछ बताया ही नहीं। तो इसलिए भारत के बारे में मैं रोक कर रखा था क्योंकि भारत न पूर्णतः संघात्मक है न पूर्णतः एकात्मक है। अर्थात भारत में संघात्मक होने के बावजूद भी भारत की सरकार एकात्मकता की ओर ज्यादा झुकी हुई है। अर्थात हमारे देश में केंद्र भी है और हमारे देश में राज्य भी है।
संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन भी है, लेकिन संविधान के ही अनुसार जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया तो सोचा कि हमारा देश अगर केवल संघात्मक बना दिया जाए तो केंद्र और राज्यों के बीच में टकराहट बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ है। इसकी लंबी और प्राचीन इतिहास है, इसका अपनी एक भौगोलिक एक विशेषता भी है। अब इन सबके बीच अगर केवल संघात्मक हो जाएगा तो राज्य सरकारें केंद्र सरकारों के साथ हमेशा अनिच्छा जाहिर करते हुए टकराहट की पोजीशन में रहेंगी। और अगर एकात्मक कर दिया जाए तो भारत में क्षेत्रीयता की जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाएगी। भारत में जो लोकलिटी की जो परिस्थितियां हैं वो समाप्त होती जाएंगी, केंद्र मनमाना करने लगेगा। इसलिए हमारे संविधान विशेषज्ञों ने दोस्तों संविधान को इस तरह से बनाया कि न हमारा संविधान ज्यादा संघीय रहेगा और न ही हमारा संविधान एकात्मक रहेगा। तो हमारे संविधान और हमारे सरकारों के बारे में बताया जाता है कि हमारे जो संघात्मक व्यवस्था है वो एकात्मकता की ओर अधिक झुकी हुई इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे केंद्र के पास अतिरिक्त और बहुत शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे रक्षा केंद्र को दिया गया है, उड्डयन केंद्र को दिया गया है, रेलवे केंद्र को दिया गया है, वित्त व्यवस्था केंद्र को दिया गया है। दोस्तों अशांति और युद्ध की परिस्थितियां केंद्र को दी गई हैं। बहुत सारी ऐसी मजबूत शक्तियां हैं, नागरिकता केंद्र को दिया गया है। आप नागरिक होंगे कि नहीं यह केंद्र तय करेगा। तो इतनी सारी मजबूत शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, तो हम कंप्लीटली संघात्मक कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमारे वहां संविधान में कुछ ही शक्तियां राज्य को भी दी गई हैं और स्पष्ट रूप से राज्य को दी गई हैं। राज्यों की सरकार स्पष्ट रूप से चल सके इसकी भी व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों हम संघात्मक देश हैं, अर्थात भारत न संघात्मक है न एकात्मक है, बल्कि दोनों के बीच को लेकर भारत की गणना होती है। फिर भी हम भारत को संघीय राष्ट्र कहते हैं, संघीय देश कहते हैं, फेडरल इंडिया कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है ढांचा जो है वो संघीय है, लेकिन हमारी कार्य पद्धति को संघात्मक के बजाय एकात्मकता की ओर ज्यादा झुकाव करके संचालित करने का अवसर दिया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कंप्लीटली देखकर बताइएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों हमारे मोबाइल पर फोन करके बताइएगा या हमारी कोचिंग सेंटर जीएस पॉइंट बाय राकेश सर जो आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं वह हमारा ऑफलाइन क्लासेस भी संचालित होती है जो जीएस पॉइंट के नाम से संचालित होती है और जीडीए टावर में संचालित होती है। आप वहां आकर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर हमारे नए व्यूवर्स होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के मजबूत और नॉलेजेबल वीडियो आपके बीच पहुंचता रहे। मैं वादा करता हूं कि हमारी क्लासेस शुद्ध और विशुद्ध रूप से टॉपिक पर आधारित होती है, जबकि बहुत सारे ऐसे नए टीचरों को देख पा रहे होंगे जिनकी आधे घंटे की क्लास में सिर्फ 4 मिनट की क्लासेस आपके लाइफ को बनाने वाली होती हैं और 26 मिनट की क्लासेस आपके लाइफ को बिगाड़ने वाली होती हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आज जो बाजारवाद की तरफ शिक्षा को बढ़ाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है वो शिक्षा के लिए घातक है, आपके लिए घातक है, इस देश के लिए घातक है, इस देश के भविष्य के लिए घातक है। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप वीडियो को देखकर समझ चुके होंगे कि हम केवल और केवल नॉलेज के ही इर्द गिर्द अपने वीडियो को रख पाए हैं, अपने क्लासेस को रख पाए हैं। आप दोस्तों हमारे पूरे वीडियो को देखें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।